बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम लोग मुल्तान गए हमीदा फ़ौजी को गिरफ़्तार करने के लिए। हाशिम ढोल हमें लेके गया था वहाँ, जो एक ऑलरेडी क्रिमिनल था, बहुत ज़्यादा जराइम पेशा शख्स। और उसने फिर डीएसपी अहमदपुर शर्किया के गनमैन को टांग में गोली मार दी, उसकी अपनी राइफल छीन के कांस्टेबल की और वो फ़रार हो गया। अब हमारे पास हमीदा फ़ौजी को गिरफ़्तार करने का और कोई तरीका ना था, बस एक ही क्ल्यू रह गया था और वो ये था कि उसका जो टेलीफोन नंबर था, उसकी कॉल डिटेल में उसका जो IMEI नंबर था, उसमें अगर उसने कोई सिम डाली है तो वो उससे हमें सुराग मिल सकता था। और उसके लिए जब कॉल डाटा जो है वो हमने भिजवा दिया था। कुछ दिन बाद जो हमने IMEI नंबर ट्रेस करने के लिए भिजवाया था, उसकी कॉल डिटेल आ गई, मुकम्मल डिटेल थी। और उसमें जो देखा मैंने उसको, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि हमीदे फ़ौजी ने उस सेल फ़ोन में एक और सिम भी इस्तेमाल की थी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और हमारे लिए वो वाहिद ज़रिया था, वो वही नंबर जो उसने 1 मिनट के लिए इस्तेमाल किया। अब हमने उसको चेक करना था, उस नंबर पे कॉल करके हमने पता करना था कि वो नंबर हमीदा फ़ौजी के ज़ेरे इस्तेमाल है या नहीं है। अब हमें ये कंफर्म करना था कि ये नंबर हमीदा फ़ौजी का है या नहीं है। मैंने फ़ौरी तौर पर ये खुशखबरी मियाँ इरफानुल्लाह साहब, जो मेरे DSP थे अहमदपुर शर्किया के, उन्हें सुनाई और मैं अहमदपुर शर्किया रवाना हो गया। मैंने अपना लैपटॉप अपने साथ ले लिया था, क्योंकि मेरा एक लैपटॉप था और मैं उस पर सारे जितने भी ये ट्रैकिंग या ट्रेसिंग होती थी फ़ोन्स की, मैं उस पर करता था। और अहमदपुर शर्किया पहुँच के मैंने वो नंबर जो था वो मियाँ इरफानुल्लाह साहब को दिखाया और बताया कि सर अब ये नंबर है जिस पे अगर हम कॉल कर लें तो हमीदा फ़ौजी ट्रेस हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये उसी का नंबर है। तो ये भी हो सकता है कि हमीदा फ़ौजी ने अपना सेल फ़ोन बेच दिया हो और किसी दूसरे शख्स ने उसमें सिम डाल दी हो। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुजरमान में, मुलजमान में और जराइम पेशा लोगों में। लेकिन आजकल के जराइम पेशा अफराद जो हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। जेल में बाकायदा उनकी तरबियत होती है और हमारे अपने पुलिस वाले उन्हें बहुत सी चीज़ें बताते हैं। और जब इंटरोगेशन हो रही होती है उनसे, तो उन्हें एक एक चीज़ उनसे जो पूछी जा रही होती है उसमें भी उनको अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो किस तरह गिरफ़्तार हो गए। तो ये सारी बातें पुलिस वालों ने उन्हें बताई जराइम पेशा को और कुछ जराइम पेशा अफराद। तो अब जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं पढ़े लिखे, और अगर नहीं भी पढ़े लिखे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वो मोबाइल फ़ोन उठा के ले जाएंगे तो IMEI नंबर के ज़रिए वो ट्रेस हो सकते हैं। अब मियाँ साहब और मैंने मशवरा किया तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हमीदा फ़ौजी को शक ना हो। अगर किसी उसके दोस्त से कॉल कराई जाती, किसी जराइम पेशा बंदे से कॉल कराई जाती या किसी अननोन बंदे से कॉल कराई जाती और हमीदा फ़ौजी को फ़ौरी शक हो जाना था कि फिर पुलिस ने उसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेस कर लिया है, तो इसका बेहतर हल ये था कि जी हमें हनी ट्रैप लगाना चाहिए। अब ये पुलिस में या बाकी जितने भी इदारे हैं उनमें हनी ट्रैप बड़ा मशहूर हो गया। अब तो ये भी बदनाम हो गया कि लड़कियों के ज़रिए कॉल करा के जराइम पेशा अफराद को ट्रेस किया जाता है और उनसे बात कराई जाती है उनसे, और जब वो लड़कियों के ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस सिलसिले में अहमदपुर शर्किया की एक लेडी कांस्टेबल जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और उसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी, तो उसको बुलाया गया, जिसकी पोस्टिंग थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में थी। और उसके ज़रिए अब हमने कॉल करानी थी, उसे बिठा दिया गया। एक नया मोबाइल फ़ोन ले लिया गया जिसमें एक नई सिम बिल्कुल डाल के अब हमने कॉल करानी थी। मैंने अपने नंबर से या किसी भी पुलिस मुलाजिम के नंबर से कॉल नहीं करनी थी, ताकि हमीदा फ़ौजी जो है वो अलर्ट ना हो जाए और उसे ये पता ना चल जाए अगर वो उस नंबर पे रिंग बैक करता है कि जी ये किसका नंबर है। DSP साहब के दफ्तर में उस जो लेडी कांस्टेबल थी उसके ज़रिए हमने हमीदा फ़ौजी के जो नंबर था उस पर कॉल कराई। काफ़ी देर तक बेल होती रही, लेकिन मोबाइल फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा जब कॉल मिलाई गई तो कॉल अटेंड हो गई और वो जो आवाज़ मैंने सुनी तो मेरा दिल
खुशी से झूम उठा और मेरा दिल किया कि मैं याहू का नारा लगाऊं, लेकिन उस सूरत में मैं याहू का नारा नहीं लगा सकता क्योंकि हमीदा फ़ौजी दूसरी साइड पे था और अगर वो मेरे नारे को सुन लेता तो उसने वो फ़ोन बंद कर देना था। हिदायत के मुताबिक लेडी कांस्टेबल ने अपनी सुरीली आवाज़ में हेलो कहा और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होते ही हमीदे फ़ौजी की कॉल्स दोबारा मुसलसल आना शुरू हो गई उस मोबाइल नंबर पे जो हमने लेडी कांस्टेबल को लेके दिया हुआ था। हाशिम ढोल हमें ये पहले बता चुका था कि हमीदा फ़ौजी जो है वो रंगीन तबीयत का मालिक है और वो लड़कियों का रसिया है और जितने भी वो पैसे कमाता था वारदातों में, डकैतियों में, वो लड़कियों पे ही खर्च करता था, प्रोस्टिट्यूट्स पे वो खर्च करता था और हमने उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। अब जो मोबाइल फ़ोन हमने लिया था उसकी घंटी मुसलसल बज रही थी और जैसे कि हमने लेडी कांस्टेबल को हिदायत की हुई थी कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी, अब कॉल्स दोबारा मुसलसल आ रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद मैंने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया कि वो फ़ोन अटेंड कर ले। अब लेडी कांस्टेबल ने फ़ोन उठाया और फिर उसी तरह सुरीली आवाज़ बना के हेलो कहा तो हमीदे फ़ौजी ने पूछा आप कौन बोल रही हैं? तो उस लड़की ने कहा जी मैं एक घरेलू लड़की हूँ और गलती से आपका नंबर मिल गया है, मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन हमीदा फ़ौजी बज़िद था कि आप बताएं आप कौन हैं, और क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि हमीदा फ़ौजी लड़की से बात करे और लंबी बात करे, तो लड़की ने अपने बारे में थोड़ा सा उसे बता दिया कि उसका वालिद सऊदी अरब में रहता है और उसने बताया कि वो शादीशुदा है और उसके खामन से उसकी नाचाकी हो गई है, इसलिए अपने माँ बाप के घर रह रही है। एक उसकी छोटी बहन है और छोटा भाई है, घर में और कोई नहीं है। तो गलती से इसकी कॉल मिल गई थी और फिर लड़की ने माजरत करके फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर हमीदे फ़ौजी की कॉल आई और अब हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी सूरत में इस लड़की की जान नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हाशिम ढोल बता चुका था कि वो लड़कियों का शौकीन था और रंगीन मिजाज था, तो अब हमें एक उम्मीद हमारी बन गई थी कि हमीदा फ़ौजी इस लड़की के ट्रैप में आ जाएगा। और अब हमने फ़ोन बंद करके लेडी कांस्टेबल के हवाले कर दिया कि वो सेल फ़ोन अपना घर ले जाए और उसे आज के बाद छुट्टी है, उसे कोई काम नहीं है। सिर्फ उसका काम ये है कि वो जब भी हमीदा फ़ौजी बात करे तो उससे लंबी लंबी बातें करे और उसे किसी तरह ट्रैप करके कोशिश करे कि वो उससे मिलने आए ताकि हम उसे गिरफ़्तार कर सकें। इसी तरह लेडी कांस्टेबल तकरीबन 10-15 दिन हमीदा फ़ौजी से बात करती रही और आखिरकार हमीदा फ़ौजी उसके ट्रैप में आ गया और उसने वादा किया कि वो उसे दरबार सुल्तान बाहू पे मिलेगा। हमीदे फ़ौजी की ये लॉजिक मुझे आज तक समझ ना आई कि वो जब भी कहीं किसी से मिलने का प्रोग्राम बनाता था तो वो रश वाली जगहों पे जहाँ ज़्यादा लोग होते थे वो प्रोग्राम बनाता था। शायद उसके जहन में ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे और उनमें मैं भी कहीं मिक्स होकर खड़ा हो जाऊँगा और लोग मुझे या पुलिस वाले मुझे ट्रेस नहीं कर सकेंगे। ये 2006 की बात है। 2006 में कोई ऐसी ऐप नहीं थी मोबाइल फ़ोन पे जैसे व्हाट्सएप है जिसके ज़रिए तस्वीरें भेजी जाती हैं। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से हमीदा फ़ौजी बड़ा बेकरार था लड़की को देखने के लिए और इसी तरह हम भी बेकरार थे हमीदा फ़ौजी को देखने के लिए। हमीदा फ़ौजी ने जुमेरात वाले दिन का प्रोग्राम बनाया कि वो वहाँ दोपहर तकरीबन 2 बजे मौजूद होगा और आप आ जाओ। लड़की ने उसे कहा कि वो अकेली नहीं आ सकती, वो अपनी माँ को साथ लेके आएगी और बहाना ये होगा कि उसने दरबार की ज़ियारत करनी है और इसी बहाने हम वहाँ मिल लेंगे। अब हमने एक प्राइवेट कार का अरेंज किया जिसमें एक खातून और अरेंज की गई जो उसकी माँ बनाई गई लेडी कांस्टेबल की, और उन दोनों को प्राइवेट कार में बिठाया और उसके ड्राइवर के तौर पे एक कांस्टेबल था जो बड़ा अच्छा कांस्टेबल, उसे मुसल्ला उसे ड्राइविंग दी गई और बाकी जो 2 या 3 गाड़ियाँ थी हमारी, उसमें एक गाड़ी सरकारी थी जिसमें यूनिफॉर्म में मुलाजमीन थे और 2 गाड़ियों में जिनमें मियां इरफानुल्लाह और मैं हम लोग रवाना हो गए। अब लेडी कांस्टेबल हमीदे फ़ौजी को ये भी बता चुकी थी कि उसका वालिद क्योंकि सऊदी अरब में रहता है, उनकी अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है और वो खासी खाते पीते घर की लड़की है, तो हमीदा फ़ौजी भी खुश होगा कि खाते पीते घर की लड़की उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गई है। हम लोग सुबह सुबह रवाना हो गए और रास्ता था हमारा जी ओज शरीफ, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ और जंग से
गढ़ महाराजा एक जगह है जहाँ दरबार हज़रत सुल्तान बाहू है। हम लोग दरबार पे पहुँचे तो प्लान जो था वो कुछ इस तरह था कि एक प्राइवेट वैगन ली गई जिसमें कम से कम 8 कांस्टेबल थे जिन्हें हमने देहातियों वाला ड्रेस पहनाया हुआ था और लगते थे ये ज़ायरीन हैं। एक और गाड़ी में मैं, मियां इरफानुल्लाह और 2 गनमैन थे, हम भी सफ़ेद पारचात में थे। एक सरकारी गाड़ी थी हमारे साथ जो डाला होता है पुलिस वालों का, उसमें भी 6 कांस्टेबल थे और एक अफसर हमने साथ लिया, ये बावर्दी थे और उन्हें हमने अपने से खासा दूर रखा। हम लोग तकरीबन 2 बजे दरबार पे पहुंच गए और जो लेडी कांस्टेबल अपनी वालदा को लेके हमसे पहले दरबार जाके बैठ गई। दरबार हज़रत सुल्तान बाहू के सहन में एक छोटा सा दरख्त था, उसकी निशानी बताई गई थी और मुझे लेडी कांस्टेबल ने ये भी बताया कि पूरा रास्ता हमीदा फ़ौजी मुझसे बात करता रहा है और पूछता रहा है अब कहाँ पहुँचे हो, अब कहाँ पहुँचे हो। अब सूरत हाल ये थी कि लेडी कांस्टेबल एक ख़ातून के साथ उस छोटे से दरख्त के पास बैठी हुई थी। मैं और मियां इरफानुल्लाह जो वहाँ के गद्दी नशीन थे, उनका एक कमरा था साइड पे, हम लोग वहाँ बैठ गए। हमने अपना तारुफ भी करा दिया और उन्हें बता भी दिया कि हमने यहाँ एक मुजरिम को गिरफ़्तार करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने हमारी खासी मदद की। जो सफ़ेद पारचात में बाकी कांस्टेबल थे जो ज़ायरीन की शक्ल में वहाँ आए हुए थे, उन्हें भी इसी तरह फैला दिया गया कि जैसे ही हमीदा फ़ौजी उस लेडी कांस्टेबल के पास जाए तो फौरी घेरा डाल के उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। बार बार लेडी कांस्टेबल को फ़ोन पे हमीदा फ़ौजी यही कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, आप कहाँ बैठे हुए हो। लेकिन मगरिब हो गई और हमीदा फ़ौजी नहीं आया। हम लोग फिर मायूस हो गए और हमें पता लग गया कि उसे शक हो गया है या वो आना ही नहीं चाह रहा, या फिर वो चेक कर रहा था उस लड़की को कहीं दूर से बैठ के कि इसके साथ कोई मुलाजमीन है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद हमीदा फ़ौजी की कॉल आई और उसने लेडी कांस्टेबल को कहा कि जी मेरी कार ख़राब हो गई थी रास्ते में, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका। मैं अब भी वर्कशॉप पे खड़ा हुआ हूं अलीपुर और मैं इंतहाई माजरत खा हूं। लेकिन लड़की ने हमारी हिदायत के मुताबिक फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद हम सब लोग वापस रवाना हो गए, क्योंकि हमें शक था कि कहीं ना कहीं उसे शक हो गया है कि उसे ट्रैप करके फंसाया जा रहा है। अब हम सब के मुँह लटके हुए थे। वापसी पे भी वही रास्ता हमने अख्तियार किया जिसमें अलीपुर, उज शरीफ और रहमतपुर शर्किया हम लोग पहुंच गए। सारे पुलिस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया कि वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाएं, आइंदा प्रोग्राम बनने तक फिर उन्हें बुलाया जाएगा। मैं भी थका हुआ था और मैं वापस नौशहरे आ गया। मायूसी बड़ी थी कि यार ये क्या हो रहा है, क्या एक मुलजिम इतना चालाक हो सकता है कि वो इस तरह के ट्रैप से भी बच निकलता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हमें पूरी उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह कभी ना कभी वो गिरफ़्तार ज़रूर होगा।